Morning, sir. Good morning. So let us start, everyone. Okay. So whatever we see last time about the calculating the inverse, there are two methods of calculating inverse. One is called inverse by elementary transformation, and other is by inverse by adjoint method. So finally, I am going to tell you कि whenever you ask to find inverse, always use adjoint method because it is a fastest. If you find the elementary transformation fastest, you can find the inverse by elementary transformation, no problem. But otherwise, in general, adjoint method is faster. Okay, for 3x3 matrix. For 4x4 और 5x5 मैट्रिक्स अगर आया तो आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हो, बट अगर 3x3 है तो you can find the inverse fast with adjoint method, and in general in exam you will get 3x3 matrix. Okay, so let's come back to the rank of matrix. कल हमने ये सिर्फ स्टार्ट किया था. As you know कि if A is non-zero matrix, then its rank is called small integer r. और वो कैसे डिफाइन होता है? If there exists at least one minor of order r which is non-zero. माइनर क्या होता है? कोई भी मैट्रिक्स का अगर आप रोज एंड कॉलम्स डिलीट करते हो, sometime one row one column or one row two column, any matrix is obtained from deleting rows and column is called as minor of a matrix. So आपका एक तो मैट्रिक्स ऐसा होना चाहिए जिसका ऑर्डर r क्रॉस r है और वो उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, एंड एवरी ऑर्डर ग्रेटर देन r इज जीरो. मतलब यहाँ पे 4x5 मैट्रिक्स दिया है तो पहला पॉसिबिलिटी क्या है? 4x4 के मैट्रिक्स चेक करने. सो 4x4 मैट्रिक्स में कोई भी एक मैट्रिक्स का अगर आपको डिटर्मिनेंट जीरो मिला, 4x4 मैट्रिक्स कैसे ऑब्टेन होगा? या 4x5 से कोई भी एक कॉलम डिलीट करके. सो ऐसे 5 पॉसिबिलिटीज होंगी 4x4 मैट्रिक्स की. सो उसमें से कोई भी ऑर्डर अगर जीरो हुआ, किसी का भी डिटर्मिनेंट जीरो हुआ, तो आपका वो रैंक क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा. अगर सब पांचों के पांचों का जीरो है तो आप क्या करोगे? 3x3 माइनस फाइंड करोगे. 3x3 माइनस कैसे मिलेंगे? एक रो और दो कॉलम डिलीट करके. कोई भी एक रो, कोई भी दो कॉलम्स डिलीट करके जो भी मैट्रिक्स पॉसिबल होंगे 3x3 की पॉसिबिलिटी चेक करो. सो यू कैन थिंक ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग रैंक बाय डिटर्मिनेंट्स इज वेरी लेंदी और यू कैन से टीडियस. सो ये प्रोसेस हम फॉलो नहीं करते इन प्रैक्टिस. सो हम क्या फॉलो करते हैं? कैलकुलेटिंग रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय रो इक्वलन फॉर्म. ओके, सो ये दो चीजें नोट करो. द रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स, यहाँ पे डेफिनेशन में नॉन जीरो बोला है, बट अगर नल मैट्रिक्स हुआ तो रैंक क्या होगा? जीरो होगा. अगर कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है और जिसका ऑर्डर आर है तो स्क्वायर मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा? आर होगा. ओके, सो दिस टू थिंग्स यू नोट डाउन. यस्टरडे वी डिस्कस दिस. जैसे मैंने बोला कि अगर आपका 4 रोज एंड 5 कॉलम्स में से कोई भी एक कॉलम डिलीट करके आपको 4x4 मैट्रिक्स मिलेगा. सो डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, देन रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 4. अगर ऐसा कोई जो फर्स्ट सिलेक्शन जो आपने किया है उसका रैंक अगर जीरो नहीं है तो कोई भी और रैंक डिलीट करो, मतलब और सिलेक्ट करो जिसका ऑर्डर 4x4 है माइनर, और फिर से वन स्टेप रिमिट करो. अगर सभी 4x4 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होता है, देन वी कैन रिड्यूस द ऑर्डर टू 3x3. सिलेक्ट एनी 3 rows and 3 columns and then you can find this rank is equal to 3. और अगर 3x3 के भी मैट्रिक्स के सब जीरो हो गए तो 2x2 में जाओ. सो ये प्रोसेस जो है बहुत टीडियस है टू कैलकुलेट द रैंक. ओके, रिमेंबर दिस थ्योरम. दिस थ्योरम सेज दैट कि कोई भी मैट्रिक्स अगर आपने उस पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म किए तो जो मैट्रिक्स मिलता है वो मैट्रिक्स का रैंक और बी का रैंक सेम है. मतलब ये जो बी मैट्रिक्स है वो अगर आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से मिलता है, ए मैट्रिक्स जो दिया हुआ है
उस पर कोई आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करते हो और फिर आपको मैट्रिक्स भी मिलता है, तो दोनों का रैंक क्या होगा, सेम होगा। यही यूज करके हम लोग मैट्रिक्स का रो इकोलॉन फॉर्म निकाल सकते हैं। सो व्हाट इज रो इकोलॉन फॉर्म? रो इकोलॉन फॉर्म का डेफिनेशन, it should have three properties. A matrix reduced in row echelon form has the following properties. What is the first property? Whatever rows consistently zero are called zero rows. They should be at the bottom of the matrix. So all the zero rows should be in the bottom. कोई भी जीरो रो नॉन जीरो रो के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो क्या करोगे आप, इंटरचेंज करोगे, वो रो को इंटरचेंज करो एंड देन यू विल गेट दैट ऑल रोज इन एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स। कोई भी नॉन जीरो रो मतलब क्या, जिसमें एक भी एंट्री नॉन जीरो है तो वो क्या होगा, नॉन जीरो रो। सो नॉन जीरो रो में जो भी पहली नॉन जीरो एंट्री होगी वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। Okay, this first entry is called leading one. Okay, let me get rid of this watermark. Just 1 second, I will get rid of this watermark. Okay. Okay, so what is the first property? All the rows which consist all the zero elements should be at the bottom. Second, कोई भी नॉन जीरो रो का मतलब मैंने क्या बोला, एक भी एंट्री अगर उसकी नॉन जीरो है तो वो क्या होगी, नॉन जीरो रो। तो उसमें जो भी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है, यहाँ पे फर्स्ट एंट्री लिखा है मैंने, दैट फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री शुड बी इक्वल टू 1. दिस नॉन जीरो एंट्री इज कॉल्ड लीडिंग वन. ओके, Excuse me, sir. हाँ, Some students want to join but did not get, sir, join. Add him, sir. उनको लिंक को फिर से क्लिक करने बोलो. Okay, sir. आप ज्वाइन हुए मतलब लिंक तो अच्छे से काम कर रही है. Yes, sir. सर 2 स्टूडेंट ग्रुप में मैसेज किए सर. हाँ, बेसिकली अगर नेटवर्क स्ट्रांग नहीं होता ना तो ये होता है. सर ये रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स का पार्ट है क्या? यस, रैंक ऑफ मैट्रिक्स में दो तरह से रैंक फाइंड कर सकते हैं. एक है डिटर्मिनेंट से. जो डिटर्मिनेंट से जो फाइंड करने का तरीका है वो बहुत ही बेकार है. मतलब इसमें बहुत सारा ये रहता है, क्या बोलते हैं, आपको प्रोसेस बहुत लॉन्ग है. बट अगर आप रो इकोलॉन फॉर्म यूज करोगे तो रैंक बहुत ही अच्छे से फाइंड होगा, एकदम फटाफट फाइंड होगा. ठीक है. एंड व्हेन वी सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, you are going to use this row echelon form.
ओके, सो पहले समझ लो Okay, रो sir. इकोलॉन फॉर्म क्या है। रो इकोलॉन फॉर्म का 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है 0 रोज बॉटम में होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है, जो भी नॉन जीरो रो है उसमें फर्स्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। मतलब जो भी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री रहेगी आपकी, वो आपकी 1 होनी चाहिए। ओके, और उसको बोलते हैं लीडिंग वन। ठीक है, फॉर 2 सक्सेसिव नॉन जीरो रोज the leading one of the higher row should appear farther to the left than leading one of the lower row. So मैं ये सब कंसेप्ट जो है ना तीनों के तीनों एक्सप्लेन करूंगा विद द एग्जांपल। ओके, ठीक है। Yes, sir. एनीवन, वो दो स्टूडेंट जो थे वो ज्वाइन हुए? या दे आर इन लॉबी, आई विल जस्ट एडमिट देम। Once the lecture is start and people are joining now, then it is creating the disturbance in flow because I am not using that PPT method. उसमें क्या होता है, वो स्क्रीन आपके सामने रहता है, मैं वो बाहर जाऊँ तो भी आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, एनीवेज, सो लेट अस कम टू दिस पर्टिकुलर रो इकोलॉन फॉर्म। व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है। ओके, सो ये जो रो है फोर्थ रो, कंसीडर दिस फोर्थ रो, are all entries are equal to 0? All entries in fourth row are equal to 0? Yes, sir. So this is called as zero row. Similarly, fifth row में भी all Yes, entries sir. are equal to 0. So this Yes, is called sir. as a zero row. और zero row क्या है, मैट्रिक्स के बॉटम में है, राइट? ये दो रोज जो है बॉटम Yes, में है, sir. एंड पहले 3 रोज जो है क्या बोलते हैं उसको, नॉन जीरो रो। Non-zero. नाउ लीडिंग वन, व्हाट इज लीडिंग वन? इसमें फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री कौन सा है? First वन। one. यहाँ पे भी देखो इस रो में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री कौन सा है? 1। थर्ड रो में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री कौन सा है? 1. तो यहाँ पे अगर 1 के जगह पे 2 होता सेकेंड रो में, तो हम लोग क्या बोलते, इट इज नॉट अ इन रो इकोलॉन फॉर्म। सो रो इकोलॉन फॉर्म का मतलब क्या है, आपका जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन एवरी रो, व्हाट द सेकंड प्रॉपर्टी सेज, for each non-zero row the first non-zero entry should be equal to 1, right? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Third condition, मतलब सेकेंड रो का जो लीडिंग वन है वो उसके राइट हैंड साइड में होना चाहिए। अंडरस्टूड द पोजीशन, मतलब ये 1 यहाँ पे नहीं चलेगा। अगर ये वाला 0 के जगह पे 1 होता तो वो लीडिंग एंट्री होता, राइट? अगर मैंने यहाँ पे देखो ये 8 to 1 हाईलाइट किया है, इसके 0 के जगह पे 1 होता तो मेरा मैट्रिक्स जो है वो इकोलॉन फॉर्म में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जो लीडिंग वन है वो थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है। इट शुड बी अपीयर राइट साइड ऑफ दिस प्रीवियस रो। सो प्रीवियस रो का जो 1 है उससे राइट साइड में होना चाहिए। सिमिलरली ये देखो थर्ड रो में भी वो जो प्रीवियस रो है सेकेंड रो, उसके राइट साइड में है 1। तो ये फॉर्म जो है वो क्या है, रो इकोलॉन फॉर्म। सिमिलरली ये सेकेंड एग्जांपल है, अगेन दिस इज अ जीरो रो, फोर्थ एंड फिफ्थ आर जीरो रो। व्हाट इज द लीडिंग वन? फर्स्ट में ये लीडिंग वन है, सेकेंड में ये लीडिंग वन है, थर्ड में क्या है, ये लीडिंग वन है। सो ये क्या है, ये राइट साइड में है। जो सेकेंड वाला जो लीडिंग वन है वो फर्स्ट रो के लीडिंग वन के राइट साइड में है। देन थर्ड वाला जो लीडिंग वन है वो सेकेंड रो के राइट साइड में है। सो ये तीनों प्रॉपर्टी जब सेटिस्फाई करेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स इज इन रो इकोलॉन। अगर आपका मैट्रिक्स रो इकोलॉन फॉर्म में नहीं है तो आप उस पर क्या कर सकते हो, उस पे रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके उसको क्या कर सकते हो, आप कन्वर्ट कर सकते हो रो इकोलॉन फॉर्म में। और कन्वर्ट करने के बाद जो भी मैट्रिक्स मिलेगा उसमें जितने भी नॉन जीरो रोज है उसको क्या बोलेंगे हम, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। सो वो सब इतने सारे डिटर्मिनेंट्स याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है,
मैट्रिक्स को रो इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और मैट्रिक्स को एक बार रो इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो रो इकोलॉन फॉर्म में जितने भी नॉन जीरो रोज होंगे वो उसका क्या है, रैंक है, राइट। सो पहले मैट्रिक्स में कितने नॉन जीरो रोज है, दिस फर्स्ट रो इज नॉन जीरो रो, सेकेंड रो इज नॉन जीरो रो, थर्ड रो इज नॉन जीरो रो, सो रैंक कितना हुआ इसका, 3। सिमिलरली यहाँ पे रैंक कितना होगा, कितने नॉन जीरो रोज है, फर्स्ट 3 आर जीरो रोज, देयरफॉर रैंक इज 3। So rank of matrix is number of non-zero rows in row echelon form. अभी हम लोग एग्जांपल लेते हैं जिसमें रो इकोलॉन फॉर्म नहीं है। कंसीडर दिस मैट्रिक्स, इसमें जो जीरो रो है बॉटम में है, फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। सेकंड कंडीशन क्या है, लीडिंग वन आइडेंटिफाई करो, सेकंड रो का लीडिंग वन, थर्ड रो का लीडिंग वन। नहीं है सर। हाँ, क्योंकि जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं होता। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ये जो लीडिंग वन है इट शुड बी ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ द बिफोर, उसके बिफोर जो भी लीडिंग वन है उसके राइट हैंड साइड में होना चाहिए, बट ये सेम में है तो ये क्या होगा, इट इज नॉट इन रो इकोलॉन। हाँ, सो अंडरस्टूड दिस वेरी क्लियर, इज दिस Yes, क्लियर? sir. Yes. ओके, Yes, sir. मेरा है तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ रो इकोलॉन फॉर्म में। सो लेट अस टेक दिस पर्टिकुलर एंट्री, ये मैट्रिक्स लेते हैं, कंट्रोल सी, तो कल मैंने जब आपको ये बताया था तो डायरेक्टली अनटाइटल पेज ओपन हुआ था SYIT में, क्योंकि मैंने लेटेस्ट वन ये क्रिएट किया था, राइट। सो ninth we have already done. Okay, so this is untitled page, I will just paste it. क्यों नहीं हो रहा पेस्ट, why it is not pasting? I will just refresh this page. सो कभी कभी मुझे रिफ्रेश करना पड़ता है पेज को, देन ओनली आई विल गेट दिस पर्टिकुलर थिंग। सो कहाँ पे प्रॉब्लम है आपके मैट्रिक्स में, ये जो थर्ड रो में प्रॉब्लम है। सो मैं थर्ड रो को चेंज करता हूँ। थर्ड रो को कैसे चेंज करूंगा, R3, इट इज वेरी बिग, R3 इंटरचेंज टू R3 minus R2. What do I get? First row as it is 1 0 3 4, second row 0 1 minus 2 5, and third row क्या है, R3 interchange with R3 minus R2, 0 minus 0 is 0, 1 minus 1 0, 2 minus 2 क्या होगा, +4, and fourth 2 minus 5 is -3, and then last row as it is 0 0 0 0. Is it in row echelon form? क्या प्रॉब्लम दे रहा है, ये 4 वाला एंट्री प्रॉब्लम दे रहा है, ये लीडिंग एंट्री है, दिस इज द लीडिंग एंट्री एंड इट इज नॉट इक्वल टू 1. सो व्हाट आई विल डू, 1/4 into R3,
1/4 इंटू R3, जब रो इकोलन फॉर्म करते हो तो रो ऑपरेशन ही परफॉर्म करेंगे हम। 1 0 3 4, नेक्स्ट 0 1 -2 5, नेक्स्ट 0 0 1, और ये क्या होगा -3/4, एंड लास्ट रो ऑल एंट्री इक्वल टू 0। सो ये जो मैट्रिक्स है फाइनली हमको जो मिला है, इट इज अ मैट्रिक्स विथ रो इकोलन फॉर्म। और हमने प्रॉपर्टी क्या देखा है, प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अगर आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म किए तो मैट्रिक्स का रैंक नहीं बदलेगा, इसलिए ये ओरिजिनल मैट्रिक्स का रैंक भी क्या होगा 3 होगा, क्योंकि उसके रो इकोलन फॉर्म का जो रैंक है वो क्या होगा 3। सो वी विल राइट दिस रैंक इज इक्वल टू, let me use a pencil on this, please put your mic, rank is equal to 3. So this is how the row echelon form test is performed. Okay, so let's come back to our PPT. I think someone wants to join. Okay, Singh Gaurav, admit. ठीक है, so let's come back to our example. So similarly मैंने यहाँ पे रो इकोलन फॉर्म, ये बिल्कुल भी रो इकोलन फॉर्म में नहीं है, राइट? कोई भी मैट्रिक्स का ये सिर्फ लीडिंग वन है, इसके नीचे भी एक लीडिंग वन है, तो ये मैट्रिक्स क्या है रो इकोलन फॉर्म में नहीं है। सो जो मैट्रिक्स रो इकोलन फॉर्म में नहीं है उसको क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करके इकोलन फॉर्म में लाना है और रैंक निकालना है। सो यहाँ पे एक मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मैंने जो यूज किया है ना, इट इज कॉल्ड रो रिड्यूस इकोलन फॉर्म एग्जैक्टली, ठीक है। बट कई बुक में नॉर्मल फॉर्म यूज होता है। नॉर्मल फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, नॉट जस्ट रोज बट ऑल्सो द कॉलम्स, वी कन्वर्ट इट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वो बहुत ही टफ हो जाता है क्योंकि उसमें ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी, बट उसका कुछ यूज नहीं है, इसलिए मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा। ओके, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट दैट particular canonical form by converting into identity matrix. So मैंने जब रो इकोलन फॉर्म सिखाया ना, तो उसमें मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं किया। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब आपको कन्वर्ट करना पड़ता है तो कॉलम ऑपरेशन भी परफॉर्म करने पड़ते हैं। ओके, एंड दैट विल बिकम, आपको बहुत ज़्यादा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे और उसका यूज भी नहीं है कुछ, इसलिए मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा। आपको रैंक ओनली with respect to row reduced echelon form इससे ही निकालना है। ओके, इज इट ओके? Yes. तो अगर वो आया ना तो बहुत टफ होता है, इसलिए मैंने आपको एग्जाम में भी वो नहीं डालूंगा, ठीक है। ओनली थिंग व्हेनेवर इट इज इकोलन फॉर्म यू जस्ट यूज रो रिड्यूस इकोलन फॉर्म, मतलब सिर्फ रो ऑपरेशन परफॉर्म करके आपको कन्वर्ट करना है। ओके, यस सर। तो लेट्स टेक दिस एग्जांपल। इसमें जो मैट्रिक्स ए दिया है वो बिल्कुल भी किसमें नहीं है, रो रिड्यूस इकोलन फॉर्म में नहीं है, तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है। तो पहले ए मैट्रिक्स लिखा एज इट इज, अभी यहाँ पे जो है लीडिंग वन है, ठीक है। तो आपको जो भी मतलब फर्स्ट रो का लीडिंग वन पहचानना है पहले, ठीक है। अभी ये जो लीडिंग वन है, अगर ये एंट्री वन नहीं हुई तो नीचे की कोई भी एंट्री, मतलब ये एंट्री अगर जीरो है तो उसको नीचे लेके जाओ। कोई भी नॉन जीरो एंट्री को, अगर फर्स्ट कॉलम में कोई भी नॉन जीरो एंट्री है तो वो रो शिफ्ट करके ऊपर चला जाएगा, समझा। तो अगर ये वन नहीं है तो इसको वन बनाने के लिए अगर उस कॉलम में पहला कॉलम पूरा ही जीरो है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना ही नहीं है। बट अगर पहला कॉलम में कोई भी नॉन जीरो एंट्री रहेगी तो उसको पहले ऊपर लेके आओ और उसको वन बनाओ। सो ये ऑलरेडी वन है, सो बाय यूजिंग दिस एंट्री मेक दिस टू एंट्रीज, ये वन यूज करके बाकी के जो दो नीचे के एंट्रीज है, ये वाला और ए वाला, ये दोनों एंट्री को जीरो बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, R2 माइनस R1, सो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, R3 माइनस 5 R1,
सो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, राइट। तो ये आपको 0 बनाना है, ये दो एंट्रीज जो है वो 0 बनाना है, अंडरस्टूड? ओके, सो नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया, 3 माइनस माइनस 1 4, ये कैसे आया, -3 माइनस -3, 2 टाइम -3 है तो -6 हो गया, देन -4 -6 it will become -10. Similarly, perform the operations below. 5 minus 5 0, 3 minus 5 times 1, so ये 3 plus 5 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस will become plus, so 3 plus 5 is 8. then अभी ये कैसा होगा, 3 minus 5 times 3, that is 3 minus 15, क्या हो जाएगा, -12. and lastly 11 minus 6 into 5, 11 minus 30 minus 19. okay, then next operation क्या है, R2 interchange with, महर्षि इतना लेट, R2 interchange with 1/4 R2, ये 4 को हम लोग को क्या बनाना है, 1 बनाना है, सो ये क्या हुआ, 4/4 1 माइनस 6/4 माइनस 10/4, सो ये बहुत ही इजी ऑपरेशन था, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, आपको ये 8 को 0 बनाना है, जब भी आपको लीडिंग 1 मिलता है उसके नीचे के एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, तो ये आपको राइट साइड में लीडिंग एंट्री मिलेगा। सो ये बहुत ही मतलब आप जैसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हो वही प्रोसेस है, कोई नया नहीं है। सो ये इजी लगेगा आपको कन्वर्ट करने में, और आपको आगे जाके आप देखोगे तो आपको सब जगह यही करना है। सो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, R3 माइनस 8 टाइम्स R2, 8 कहाँ से आए, यहाँ पे 8 है, उसको 0 बनाना है, इसलिए हम लोग R3 माइनस 8 टाइम्स R2, सो ये 0 बन गया, ये 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, -12 माइनस 8 टाइम्स 6/4 कितना आएगा, कैलकुलेटर्स अलाउड है, 4 into 2 होगा, 2 into -6 -12 होगा, -12 माइनस -12 इट विल बिकम 0, ठीक है। और थर्ड -19 माइनस 8/4 -19 प्लस 20, सो ये क्या होगा, +1 हो जाएगा। सो अभी जो मैट्रिक्स मिला है आपको लास्ट वाला, क्या ये रो इकोलन फॉर्म में है, इसमें कोई भी 0 रो नहीं है तो वो बॉटम में होने का सवाल नहीं होता, सिर्फ लीडिंग 1 चेक करो, दिस आर द लीडिंग 1, और लीडिंग 1 क्या है, प्रीवियस रो के राइट साइड पे है, तो यस सर। ये जो मैट्रिक्स बना है वो क्या है, रो इकोलन फॉर्म, वो तीनों कंडीशन चेक करना है, 0 रो शुड बी एट द बॉटम, सेकेंड हर एक का पहला एंट्री शुड बी इक्वल टू 1, थर्ड और ये जो लीडिंग एंट्री 1 जो होता है वो पहले वाले रोज के राइट हैंड साइड में होना चाहिए, देन योर मैट्रिक्स इज इन रो इकोलन फॉर्म। तो ये रो इकोलन फॉर्म में है तो इसका रैंक क्या होगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना है, 3, सो रैंक इज इक्वल टू 3। सो बहुत ही इजी है। अभी आपका जो आगे का टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस, ये लीनियर इक्वेशंस में भी आपको यही चीज यूज करनी है, रो इकोलन फॉर्म। अगर आपको रो इकोलन फॉर्म आया तो आपको लीनियर इक्वेशन एकदम फटाक से आएगा। ऑलरेडी हमने लीनियर इक्वेशन में ये देखा है, पहले ही हमने कुछ कुछ सॉल्व किया है। वो कैसे सॉल्व किया था, मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके सॉल्व किया था, करेक्ट, यस और नो? Yes, और sir. और रो इकोलन फॉर्म ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की तरह ही है, बट प्रॉब्लम क्या होता है पता है कि लीनियर इक्वेशन जब आपको दिए जाते हैं ना, तो जनरली अगर 3x3 मैट्रिक्स बनता है, उसका स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है, तो आप वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। बट अगर आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं बनता है, इक्वेशंस का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं बनेगा तो क्या करोगे आप,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो टेक्निक है रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म, वो यूज करके आपको सॉल्व करना है. सो इट इज मोर जनरल वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम. ओके, सो पहले जो मैंने सिखाया था कैलकुलेटिंग बाय यूजिंग कन्वर्टिंग द मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वो कैसे तरीका है जब आपका मैट्रिक्स स्क्वायर होता है, 3x3 मैट्रिक्स और 4x4 मैट्रिक्स, उसके लिए वो तरीका काफ़ी आसान है. बट अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है, लाइक 4x5 मैट्रिक्स है या 3x5 मैट्रिक्स है, सो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो क्या करोगे आप, यू हैव टू यूज दिस रो इकोलॉन फॉर्म. सो कैसे यूज करना है पहले हम समझ लेते हैं. ओके, जनरल सिस्टम का इक्वेशन क्या होता है, अगर आपके पास n वेरिएबल है, जनरली हम लोग एक्स वाई जेड लेते हैं, बट अगर 4 वेरिएबल है तो क्या करोगे, एक्स वाई जेड डब्ल्यू. कब तक चलाएंगे ऐसे, कोई तो लिमिट होगा. सो हम लोग क्या करेंगे, अगर आपके पास लिमिट नहीं, हंड्रेड्स ऑफ द वेरिएबल्स है और इंग्लिश में सिर्फ 60 है, 26 अल्फाबेट्स है, तो क्या करोगे आप, नंबर्स करोगे, x1 x2 xn. ओके, सो ये जो तरीका है, ये आपको कितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स होने दो, आपको वो काम आएगा. राइट, जनरली सिस्टम कैसे लिखा जाता है, a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a1n xn इज इक्वल टू d1. d1 इज राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट होता है वो. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन, a21 x1 a22 x2 प्लस a2n xn इज इक्वल टू d2. थर्ड, am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस डॉट 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 amn xn इज इक्वल टू dm. सो ये क्या है, हाउ मेनी इक्वेशंस आर देयर, this is first equation, second equation, up to m equations are there. How many variables are there, n variables are there, 1 2 3 4 up to n. So what is here, mn scalar. mn scalar क्यों आते हैं, a11 ऐसे हर एक रो में n स्केलर रहेंगे और ऐसे m स्केलर्स है. सो टोटल कितने होंगे, amn. सो दैट इज द mn स्केलर. मतलब अगर 2x3 मैट्रिक्स हुआ तो टोटल स्केलर कितने होंगे, कोएफिशिएंट्स कितने होंगे एक्स वाई जेड के, 6 कोएफिशिएंट, विच इज 2 into 3. अगर 3x4 मैट्रिक्स हुआ तो उसके कोएफिशिएंट्स कितने होंगे, 12 कोएफिशिएंट्स. सो लाइक दैट mn स्केलर aij and m स्केलर di are fixed numbers. Okay, what is the solution? The solution is the set of equation is the any set of values x1 x2 xn. मतलब इसको पर्टिकुलर वैल्यू लेंगे, जैसे हमने पहले सॉल्व किया था, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन. सो कोई भी ऐसा सॉल्यूशन है जो आप उस पे पर्टिकुलर वैल्यू जब असाइन करते हो और वो सभी इक्वेशन सॉल्व करता है. यहाँ पे कितने इक्वेशन है, m इक्वेशन. सो व्हेन इट सॉल्व ऑल दिस m इक्वेशन, इट इज कॉल्ड एज अ सॉल्यूशन. और वो कैसे सॉल्व करना चाहिए, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना चाहिए. मतलब सिर्फ फर्स्ट का सॉल्यूशन है, फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करता है, सेकंड इक्वेशन को सॉल्व नहीं करता है तो नहीं चलेगा. इट शुड सैटिस्फाई फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन अप टू mth इक्वेशन. सभी के सभी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ही हम बोलेंगे उसको कि वो m इक्वेशन का सॉल्यूशन है. ओके, और हमारा एम क्या है, in earlier we have given only unique solution. मतलब एक ही ऐसे सेट ऑफ वैल्यूज थे जो सेटिस्फाई करते हैं. फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1 इज ओनली वन सॉल्यूशन, देन वी कॉल इट एज यूनिक सॉल्यूशन. बट यहाँ पे हमारा m क्या है, वी हैव टू फाइंड ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन. जितने भी सॉल्यूशंस पॉसिबल है सभी के सभी सॉल्यूशन हमको निकालने हैं. तो हम लोग को ये कैसे निकालना होगा, वी विल कन्वर्ट दिस सिस्टम. ये जो सिस्टम है वो क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे. मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अगेन हियर देयर इज एरर इन लास्ट रो, आई विल क्लेरिफाई दिस एरर. ये ऐसे ही होना चाहिए. a11 जो भी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको लिखो, फिर जो भी वेरिएबल मैट्रिक्स है x1 x2 xn विल बी द कॉलम मैट्रिक्स, एंड राइट हैंड साइड पे क्या मैट्रिक्स होगा, डी मैट्रिक्स होगा, d1 d2 अप टू dm. ये जो लास्ट रो है वहां पे m जो है नीचे नहीं आया सबस्क्रिप्ट में, सो मैं इसको क्लेरिफाई करूंगा.
इसलिए मैंने बोला कल जो मैंने सेंड किया था आपके इसमें, तो उसको शेयर मत करो क्योंकि उसमें छोटे छोटे मिस्टेक्स है। ऐसे कभी कभी होता है जब लेटेक्स में मैं प्रोग्राम करता हूँ तो। ओके, सो ये जनरली कैसे लिखते हैं हम लोग? ax is equal to d. Last time I have used the notation ax is equal to b. You can use that also. यहाँ पे d1 d2 के जगह सर पे इसमें क्या मिस्टेक है? इसमें ये जो m1 है वो m1 नीचे होना चाहिए, m भी नीचे होना चाहिए, 1 भी नीचे होना है, सिर्फ 1 नीचे आया है, m नहीं नीचे आया, राइट? ओके ओके। सो ये छोटा छोटा मिस्टेक है। यहाँ पे भी देखो mn साइड में ही आया है, वो एक्चुअली सबस्क्रिप्ट में आना चाहिए, राइट? यहाँ पे यस देखो सर। कैसा है, amn कैसा है, सबस्क्रिप्ट में है, तो यहाँ पे भी वैसा ही कॉपी होना चाहिए था amn। तो ये थोड़ा मिस्टेक है, वो करेक्ट करने के लिए मुझे सिर्फ वो थोड़ा कोडिंग में चेंज करना पड़ेगा जैसे मैंने देखा था आपको। ओके, सो हम लोग को दो तरह के सिस्टम पॉसिबल है, ये जनरल बोल रहा हूँ कि अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन देन इट इज सेड टू बी अ कंसिस्टेंट सिस्टम। अगर सॉल्यूशन नहीं है, अब अभी हम लोग ये नहीं पूछ रहे कि कितने सॉल्यूशन है, अभी हम सिर्फ यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर उसको सॉल्यूशन है तो हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्टम को कंसिस्टेंट सिस्टम। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्टम को इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं तो आपको ये पता चलेगा कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में फर्क क्या है। ओके, लेट मी ऐड वन पेज और शुड आई कंटिन्यू ओवर हियर? आई विल कंटिन्यू ओवर हियर ओनली। ये मुझे सिर्फ स्क्रॉल नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, कंसिडर दिस सिस्टम, लेट मी राइट, से x plus 2y is equal to 3, then second में I will write 2x plus 4y is equal to 7. Can you solve this system? एकदम सिंपल सा सिस्टम है, सॉल्व कर सकते हो आप। जनरली सॉल्व करो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। व्हाट आई कैन राइट? से फर्स्ट इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता, हाँ, तो मुझे क्या मिलेगा? 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। इज इट करेक्ट? और सेकेंड इक्वेशन एज इट इज रखता हूँ, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। अभी सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों इक्वेशन। यस सर। माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे 0 मिलेगा, इज इक्वल टू -1। मतलब क्या है? इट इज नॉट पॉसिबल, दिस काइंड ऑफ थिंग इज नॉट possible. This time I will say that this system is inconsistent. Why this system is inconsistent? Can you reason it out? There are no solutions. There are no solution, that is the definition. But हम लोग अगर ज्योमेट्रिकली देखते हैं तो ज्योमेट्रिकली क्या होता है पता है? कि हर एक जो 2x2 का सिस्टम होता है वो क्या करता है? हर एक इक्वेशन एक लाइन रिप्रेजेंट करता है। x plus 2y is equal to 3 is one line, okay, and 2x plus 4y is equal to 7 is another line, okay. Yes, So sir. if these two lines are parallel, then there is no point where they intersect. आपको जब सॉल्यूशन मिलता है तो क्या मिलता है? कि अगर कोई भी दो लाइन है वो कोई पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल दिस आर टू लाइंस, if they intersect in the one point, I will say that this point x comma y is your solution of the
सिस्टम, क्योंकि वो फर्स्ट लाइन पे भी है, सेकेंड लाइन पे है. In this case, we can have the solution to the system, but in the first case, we don't have the solution to the system. Okay, so that's why we have two types. One type is called consistent, other type is called inconsistent. अगर solution है तो वो system consistent है, अगर solution नहीं है तो system क्या है? Inconsistent system है. अभी हमने क्या देखा? 2x2 में देखा, तो उसको अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं. इनफैक्ट 3x3 का सिस्टम भी विजुअलाइज कर सकते हो आप. जब आप 3x3 में इक्वेशन लिखते हो ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू डी, वो क्या होता है? इक्वेशन ऑफ द प्लेन होता है. ओके, ऐसे 3 प्लेन्स है, वो 3 प्लेन सिंगल पॉइंट में भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, वो सिंगल लाइन में भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, या सेम प्लेन भी हो सकते हैं. सो वो ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन आप दे सकते हो, राइट? 2x2 को दे सकते हो, 3x3 को दे सकते हो, बट जब आपका 4x4 है या 4x5 है तो वो ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन पॉसिबल नहीं है, राइट? इज इट पॉसिबल 4x4? कैन यू विजुअलाइज 4 एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर? जनरली हम लोग जब डायमेंशन की बात करते हैं, 2 डायमेंशन क्या है? एक्स एंड वाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इवन इन 3 डायमेंशन x, y, z, all these 3 axes are perpendicular to each other, and you can imagine using the corner of the room. So corner room में जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको x एक्सिस ले लो, देन जो ब्रेड्थ है उसको y एक्सिस ले लो, और जो हाइट है उसको z एक्सिस ले लो. तो आपको इमेजिन हो सकता है 3 डायमेंशन, राइट? बट इमेजिन 4 लाइन्स पैरेलल टू ईच, सॉरी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. This is not possible in the real life imagination. You have to use computer to understand that particular thing. Okay? Similarly 5 dimension, 6 dimension, ऐसे में क्या होता है? एक्सिस जो है बढ़ जाते हैं, और वो इमेजिन करना in the normal life is not possible. You have to consider a parallel universe, उसमें एक एक्सिस है, ऐसे करके आपको वो इमेजिन करना पड़ता है. ओके, सो सिमिलरली यहाँ पे अगर मैट्रिक्स का 5x4 मैट्रिक्स है या 3x5 मैट्रिक्स है, तो वैसे इमेजिन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 5 सॉल्यूशंस होंगे और ऑल द सॉल्यूशन लाइज इन द परपेंडिकुलर टू ईच अदर. उनका एक्सिस अगर बनाओगे तो सो वो पॉसिबल नहीं है. तो हम लोग अल्जेब्रिकली करते हैं. तो हमारे पास एक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच वी गोइंग टू यूज. The system of equation is consistent if the coefficient matrix A and augmented matrix A by D have the same rank. Understand this sentence carefully. मैट्रिक्स A का रैंक अगर 1 है तो A by D का रैंक भी क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तो ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. अभी हमारे सिस्टम पे वापस आते हैं. इसको सॉल्यूशन नहीं है, राइट? तो लेट अस चेक व्हाई दिस सॉल्यूशन इज नॉट देयर. ओके, सो मेरा लाइन स्ट्रेट नहीं है, प्लीज मैनेज विद दैट. आपका अगर मैट्रिक्स ए लिखूंगा मैं, तो मैं डायरेक्टली ए बाई डी लिखता हूँ. ओके, आई विल गिव यू द जनरल वे ऑफ सॉल्विंग. व्हाट इज ए बाई डी मैट्रिक्स ओवर हियर? फर्स्ट क्या था? x plus 2y is equal to 3, and second equation क्या था? 2x plus 4y equal to 7. So ये मेरा मैट्रिक्स A है. अभी इसका आपको अगर ये देखना है कि इसका यूजफुलनेस कहाँ है, इसका यूजफुलनेस इसमें है कि आप इसको है ना क्या बोलते हो कि एक ही बार में आप जब रो एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे ना, उससे ए का भी रैंक निकलेगा, ए बाई डी का भी रैंक निकलेगा. वो कैसे मैं बताता हूँ, ठीक है? आपको पहले क्या करना है? व्हाट इज द लीडिंग एंट्री इन द फर्स्ट मैट्रिक्स? ऑलरेडी इट इज इक्वल टू 1, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं. तो उस लीडिंग एंट्री के नीचे जो भी एंट्रीज है उसको क्या करना है? आपको 0 करना है. टेल मी द ऑपरेशन विच विल मेक दिस सेकेंड एंट्री टू बी इक्वल टू 0. कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा मुझे? यस, टेल मी. R2 माइनस यहाँ पे क्या है? 2R1, राइट? करो ऑपरेशन परफॉर्म.
तो मैं जब ए बाई डी पे परफॉर्म करता हूँ ना, वो ए पे भी परफॉर्म होता है, डी पे भी परफॉर्म होता है। तो मुझे दोनों का मैट्रिक्स का रैंक अलग अलग ऑपरेशन यूज करके परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, मैं एक ही इसमें परफॉर्म करता हूँ। ठीक है, 1 2 3 एज इट इज रहेगा। व्हाट इज नेक्स्ट? 1 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 2 0 और 7 माइनस 6 1। सो अभी इसको कन्वर्ट करो, ए इज कन्वर्टेबल इनटू, मैं जब टिल्डा यूज करता हूं तो उसका इक्विवेलेंट फॉर्म है 1 2 0 0, इतना ही मैट्रिक्स है। और ए बाई डी मैट्रिक्स क्या है? पूरा मैट्रिक्स क्या होगा? 1 2 3, अभी मैं ये नहीं लिखता हूं, 0 0 1, दोनों भी रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आ गए। इसका क्या होगा रैंक? 1. नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 1। व्हाट इज रैंक ए बाई डी? 0. कितने नॉन जीरो रोज है? फर्स्ट इज नॉन जीरो रो, सेकेंड इज ऑल्सो नॉन जीरो। सो इसका रैंक 1 है, इसका रैंक 2 है, दोनों का रैंक सेम नहीं है, तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सो बाय रो इक्विवेलेंट फॉर्म ये जो डेफिनेशन है वो क्या बोलता है कि अगर मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स ए बाई डी का रैंक सेम नहीं है तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। वो कब कंसिस्टेंट होगा? जब दोनों का रैंक सेम आ जाएगा। तो आप पहले वाले जो हमने एग्जांपल सॉल्व किए थे यूजिंग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसमें देखो कि दोनों का रैंक सेम आता है। तो अगर दोनों का रैंक सेम आया तो आपको मिलेगा कि उसका सॉल्यूशन है और सिस्टम कंसिस्टेंट है। अगर दोनों का रैंक सेम नहीं आता है तो क्या बोलेंगे? सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सो मैं एग्जांपल लेता हूं सो दैट दिस सिस्टम विल बिकम क्लियर। सॉल्व द इक्वेशंस। मैंने दो इक्वेशन ले, पहले फर्स्ट सॉल्व करेंगे, बाद में सेकंड। कितना मैट्रिक्स है देखो, कितने वेरिएबल्स है? 5 वेरिएबल्स। एंड कितने इक्वेशंस है? 4 इक्वेशंस। सो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा? 4/5। सो ट्राई इमेजिनिंग दिस 4/5 मैट्रिक्स। सो पहले का मैं सॉल्यूशन देता हूं। राइट डाउन ए बाई डी। ए बाई डी मैट्रिक्स क्या रहेगा? 1 -1, इसका कोएफिशिएंट्स ले लो, 1 -1 1 -1 1, एंड राइट हैंड साइड पे एज इट इज 1, राइट। सिमिलरली सेकेंड 2 -1 3। अभी यहाँ पे x4 नहीं है। अगर कोई इक्वेशन में कोई वेरिएबल अब्सेंट रहता है तो उसका कोएफिशिएंट क्या आएगा? 0 आएगा यहाँ पे। और लास्टली 4, राइट हैंड साइड पे 2। सिमिलरली कन्वर्ट 3 -2 देन 2 1 1। तो यहाँ पे थर्ड रो बन गया, फोर्थ रो 1। x2 इज अब्सेंट, x2 इज अब्सेंट तो कोएफिशिएंट क्या रहेगा? 0। x3 का कोएफिशिएंट 1, x4 का कोएफिशिएंट 2, x5 का कोएफिशिएंट 1, राइट हैंड साइड पे 0। सो जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो a का भी आपको रो इक्विवेलेंट फॉर्म मिलता है और d का भी एक रो इक्विवेलेंट फॉर्म मिलता है। सो दिस इज व्हाई वी आर नॉट यूजिंग द डिटर्मिनेंट वाला कंसेप्ट। डिटर्मिनेंट वाला कंसेप्ट से बहुत टाइम लगेगा और दोनों को सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो इसीलिए व्हाट वी यूज रो इक्विवेलेंट फॉर्म, और रो इक्विवेलेंट फॉर्म से फास्टर होता है। सो कन्वर्ट करो, ये 2 को 0 बनाना है, 3 को 0 बनाना है एंड 1 को 0 बनाना है। कैसे बनाओगे? R2 - 2 R1, R3 - 3 R1, R4 - R1। सो परफॉर्म दिस 3 ऑपरेशन। क्या होगा ये? 2 - 2 0। मैं सेकेंड रो सॉल्व करता हूँ पहले। देन -1 - 2 टाइम्स -1, सो माइनस माइनस विल बिकम प्लस। -1 + 2 क्या होगा? 1। नेक्स्ट इज व्हाट? R2 - 2 R1, so 3 - 2 times 1, so 3 - 2 is 1. Next R2 - 2 R1, so 0 - 2 times -1, so minus minus will become plus, plus 2 आएगा। Similarly 4 - 2, fifth operation, 4 - 2 is 2. Next 2 - 2 times 1 क्या होगा? 0. So ये मैंने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया? सिर्फ R2 -
2r1. Similarly, you can perform r3 minus 3r1, r4 minus r1. So ये हमने ऑलरेडी किया है, तो आप घर पे इसका प्रैक्टिस करो. Whatever row transformation is over here, you have to calculate in the rough. जैसे मैंने यहाँ पे किया था 3 minus 3 times 1, then minus 2 minus 3 times minus 1. So ये रफ में कैलकुलेट करो पहले, और वो एज इट इज एंट्री लिखो. सो अगर किसी को ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने में कोई डिफिकल्टीज है, टेल मी. Anyone feel difficulty in applying these transformations? No, sir. Okay, so you perform these transformations on this matrix, you will get that this entry is equal to same as this. अगर इसमें कुछ गलती होती है, किसी को मिस्टेक फाइंड करना मिलेगा तो फाइंड करो, ठीक है. कभी कभी मुझसे भी गलती हो सकती है. नो वन इज परफेक्ट. समटाइम्स आप जब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो, एक दो एंट्री गलत हो जाती है, फिर अगर इसमें गलती है तो नेक्स्ट मैट्रिक्स में भी गलती कैरी फॉरवर्ड होता है. यस, कोई तो पूछ रहा था. कासिम. नो सर. ओके, सो ये अप्लाई करने के बाद आपको ये मैट्रिक्स मिलेगा. फिर आपको क्या करना है, सेकेंड मैट्रिक्स का लीडिंग एंट्री क्या है. ये जब सेकेंड परफॉर्म किया तो सेकेंड मैट्रिक्स का लीडिंग एंट्री इज 1, राइट. फर्स्ट एंट्री. Yes, sir. अभी ये जो लीडिंग एंट्री है उसके नीचे की एंट्रीज को आपको क्या बनाना है, 0 बनाना है. इस 1 को 0 बनाना है, इस 1 को 0 बनाना है. तो क्या करोगे, r3 माइनस r2, सो 1 माइनस 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा. r4 माइनस r2, आपको यही यूज करना है. ये वाला एंट्री यूज करके ये दो एंट्रीज को 0 बनाना है. तो इसीलिए r3 माइनस r2, r4 माइनस r2 किया. तो ये दो एंट्री 0 बन गया. सो बेसिकली रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आपको यही यूज करना है कि उसको कुछ भी करके ट्रायंगुलर टाइप का मैट्रिक्स बनाना है, सिंपल टर्म्स में, ठीक है. सो जो भी आपको लीडिंग 1 मिल जाएगा, लीडिंग 1 के नीचे आपको 0 लेना है. सो ये कन्वर्ट करके ऐसा मैट्रिक्स बन जाएगा. आप दो ये जो r3 और r4 चेंज हो जाएगा. सो चेंज करके आपको ये मैट्रिक्स मिलेगा. फिर यहाँ पे क्या है, -2 है. ये जो लीडिंग एंट्री है -2 है, बट आपको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में लीडिंग एंट्री क्या चाहिए, 1 चाहिए. तो उसको क्या करेंगे, -1/2. सो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 2 विल गेट कैंसिल एंड इट विल इक्वल टू 1. सो ये लीडिंग एंट्री 1 बना दिया. और फिर ये ऑपरेशन परफॉर्म करो. हर एक से 2 से डिवाइड होगा, साइन चेंज होगा. सो 2/2 इज 1, -1, -4/-2 +2, -2/-2 1. ठीक है. अभी इसका नीचे का एंट्री -1, इसका नीचे का एंट्री आपको क्या करना है, 0 करना है. तो कैसे करोगे, टेल मी द ऑपरेशन एनीवन कैन परफॉर्म. अगर इन दोनों को ऐड किया तो मुझे 0 मिलेगा, इसलिए क्या करूंगा मैं, r4 प्लस r3. सो r4 प्लस r3 करूंगा तो मुझे पूरा जो रो है 0 मिलेगा. चेक दैट. -1 + 1 0, 1 - 1 0, -2 + 2 0, -1 + 1 0. ओके. सो इसको मैं कन्वर्ट करने के बाद अल्फा से डिनोट करता हूँ फॉर सिंप्लिसिटी. सो इससे मुझे क्या पता चलता है, अगर मैं लास्ट वाला कॉलम इग्नोर करता हूं तो मुझे कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा. इफ आई इग्नोर दिस लास्ट कॉलम, व्हाट इज द मैट्रिक्स, Lon. मैट्रिक्स इज ए. उसमें कितना नॉन जीरो रोज है, पहले 5 रो कंसीडर करो, आपको मैट्रिक्स से मिलेगा. उसमें कितना नॉन जीरो रोज है, 4. 3. लास्ट रो इज 0, लास्ट रो 0 है ना. Yes. कंसीडर Yes, sir. फॉर ओनली मैट्रिक्स है, लास्ट रो इज 0 अप टू दिस. लास्ट एंट्री कंसीडर नहीं करना है आपको, ठीक है. तो आपको रैंक कितना मिलेगा, रैंक ऑफ ए इज 3.
अभी पूरा मैट्रिक्स कंसीडर करो, ए बाई डी आपने पूरा लिया, उसमें भी कितना नॉन जीरो रोज है? 3 नॉन जीरो रोज है। 3 सो आपको जब ए कंसीडर करना है तो आपको लास्ट का जो साइड का कॉलम है, लास्ट वाला कॉलम डी वाला, वो डिलीट कर दो और सिर्फ ए मैट्रिक्स कंसीडर करो, उसमें नॉन जीरो रोज काउंट करो, उससे आपको रैंक ऑफ ए मिल जाएगा। अगर पूरा मैट्रिक्स कंसीडर करोगे तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो दोनों मैट्रिक्स पे सेपरेट रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अंडरस्टूड दिस? दोनों का रैंक 3 है, Yes, तो sir. आपको क्या मिलेगा? सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, राइट? जब दोनों का सेम है तो सिस्टम का सॉल्यूशन Yes, एग्जिस्ट sir. करता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं Yes, sir. सिस्टम को? द सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। ठीक है, अभी इसको, ये जो मैट्रिक्स आपको पूरा मिला है, उसको फिर से इक्वेशन में कन्वर्ट करो। पहले इक्वेशन क्या बनेगा? इसका कोएफिशिएंट 1, x2 का कोएफिशिएंट -1, x3 का कोएफिशिएंट 1, x4 का -1, x5 का 1 और राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1। तो ये पूरा जो मैट्रिक्स मिला उसके पहले 3 ही सॉल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि फोर्थ में जब डालूंगा तो 0x1 0x2, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी 0 है, राइट हैंड साइड भी 0 है, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है, राइट? सो मैंने क्या किया, ये जो मैट्रिक्स मिला है, आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू रो इकोलॉन फॉर्म, यू हैव टेकन दिस पर्टिकुलर थिंग। अभी आप देखो आपके पास कितने वेरिएबल है? टेल मी नंबर ऑफ वेरिएबल्स। x1 x2 x3 x4 x5, 5 वेरिएबल्स है, बट आपके पास कितने इक्वेशंस है? ओनली 3 Three. इक्वेशंस। 3 3 इक्वेशंस आर देयर, मतलब दोनों में कितने का गैप है? 2 का गैप है, राइट? Yes. 3 इक्वेशन है, 5 वेरिएबल है, दोनों में 2 का गैप है। तो आपको कोई भी 2 वेरिएबल, यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, x4 एंड x5 आर्बिटरी। हम लोग को क्या मिलता था पहले? 3 इक्वेशंस मिलते थे, 3 वेरिएबल्स मिलते थे, तो गैप ही नहीं दोनों में, तो आर्बिटरी वेरिएबल लेने का चांस ही नहीं था। पहले हमने जो सिंपल एग्जांपल सॉल्व किए थे उसमें आर्बिटरी वेरिएबल लेने का चांस ही नहीं था, डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर पाते थे। बट अभी क्या है, इक्वेशंस कम है, वेरिएबल ज्यादा है। जब ऐसा सिचुएशन आता है, जब आपके पास इक्वेशन कम होते हैं और सॉल्यूशंस वेरिएबल्स जो है वो ज्यादा है, तो जो भी गैप रहता है, मतलब यहाँ पे 3 एंड 5 गैप कितने का है? 2 का है। सो आपको 2 वेरिएबल जो है आर्बिटरी यूज करने। आर्बिटरी का मतलब मैं बाद में समझाता हूँ। मतलब क्या है, मैं x1 x2 x3 को x4 एंड x5 के टर्म में लिख सकता हूँ। ओके, सो लेट अस चेक फ्रॉम द लास्ट इक्वेशन। आई कैन टेक x3 इज इक्वल टू ये x4 एंड x5 के टर्म्स राइट हैंड साइड में लेके गए तो क्या मिलेगा? x3 इज इक्वल टू 1 प्लस x4 माइनस 2x5. Put this values of x3 in the second equation. Second last equation में अगर आप put करोगे x3 is equal to this value, तो क्या होगा? 1 प्लस x4 माइनस 2x5, इसके टर्म में करके दिखाता हूँ, सॉरी, ये जो है ना, ये मैं करके दिखाता हूँ। लेट मी टेक द स्क्रीनशॉट। ये जो एप्लीकेशन है स्निपिंग टूल, आपके इसमें डायरेक्टली आ जाएगा। आप अगर विंडोज 8 के आगे का कोई भी यूज करते हो तो आप यहाँ पे टाइप हियर टू सर्च में जाके अगर स्निपिंग टूल टाइप करोगे तो आपको ये टूल मिल जाएगा, स्निपिंग टूल्स। उससे आप क्या कर सकते हो, स्क्रीन का कोई भी हिस्से का पिक्चर ले सकते हो। स्क्रीनशॉट जब लेते हैं प्रिंट स्क्रीन, तो पूरा स्क्रीन कॉपी हो जाता है, राइट? हमको पूरा स्क्रीन नहीं चाहिए, हमको सिर्फ इतना ही पार्ट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, वो सिलेक्ट करूंगा, इस पे क्लिक करके, न्यू पे क्लिक करके, जितना भी स्क्रीन का हिस्सा है मैं उसको कॉपी कर सकता हूँ और फिर मैं उसको मेरे नोटबुक में पेस्ट करूंगा। सो यहाँ पे बहुत हुआ। लेट्स ऐड वन पेज एंड डू इट। जस्ट टेक दिस कर्सर ओवर हियर एंड कंट्रोल V. आ गए इक्वेशंस? फ्रॉम द लास्ट इक्वेशन व्हाट आई कैन राइट, आई विल ड्रॉ।
x3 इज इक्वल टू 1 एज इट इज माइनस x4 यहाँ पे जाके क्या बन जाएगा प्लस x4 प्लस 2x5 यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस 2x5। देन नेक्स्ट में क्या करूंगा x2 के टर्म्स को लेके x2 क्या बन जाएगा माइनस x3 माइनस 2x4 माइनस 2x5। ओके, बट x3 का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, वो सब्स्टिट्यूट करो 1 प्लस x4 माइनस 2x5 माइनस 2x4 माइनस 2x5। ओके, सो सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या मिलेगा -1 minus x4 minus 2x4 will become minus 3x4 and minus 2x5 यहाँ पे प्लस हो जाएगा plus 2x5 and minus 2x5 will get cancel. This will get cancel. Okay? हाँ मुझे पता है लेक्चर खत्म हो गया है, I know. तो ये क्या होगा सेकेंड इक्वेशन -1 minus x4. Similarly आपको फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा. We will repeat this in the next lecture. Okay? Since you have been waiting for next lecture as well, right? Yes, sir. Okay, Yes, so sir. let's stop here. Yes, sir. We will repeat from whatever we left today. Okay? कल मेरा Okay, lecture sir. है Okay, 11 o'clock. Let just wait a minute.